एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसने लाइफ इंश्योरेंस से लेकर होटल्स, एविएशन से लेकर एजुकेशन और रियल एस्टेट से लेकर पावर सेक्टर तक में काम किया। एक वक्त पर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब इसके पीछे हुआ करते थे। कैसे एक चीनी मिल में काम करने वाले मजदूर के बेटे ने इस देश का सबसे बड़ा उद्योग खड़ा किया। ये कहानी है एक शख्स की जिसने बिहार के अररिया से निकलकर देश में फार्मूला 1 रेसिंग तक को लाने की गौरव गाथा लिखी, मगर बाद में उन पर 24,000 करोड़ के घोटाले को करने का आरोप लगा। लाखों लोग जिन्होंने सहारा की पॉलिसीज में निवेश किया था, जिन्होंने सहारा के हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने पैसे निवेश किए थे, वे सब के सब सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय को चोर बताने लगे। सहारा के फर्श से लेकर अर्श तक के सफर और फिर उन पे लगे लांछनों से गुमनाम हो जाने तक की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें आज के इस आई ओपनर में। सन 1978 में महज 2,000 रुपए की धनराशि के साथ शुरू हुई सहारा जल्द ही देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई। देश भर में करीब 5,000 दफ्तरों और 12 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ सहारा भारत की सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनी बनी। मगर अरबों का साम्राज्य जल्द ही ढह गया। इसके मालिक सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे पहुंच गए। देश की करीब 11% आबादी को ठगने वाले सहारा ग्रुप का ये सफर शुरू हुआ था एक बेहद ही छोटी कोशिश के साथ। एक ऐसी कोशिश जो आज से 45 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी। इस कोशिश के पीछे हाथ था सुब्रत रॉय नामक एक शख्स का। बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रतों के पिता एक चीनी मिल में काम किया करते थे। कम उम्र में ही सुब्रतों ने अपने पिता को खो दिया था, इसीलिए वो बचपन के दिनों से ही पैसे बनाने में लग गए थे। आगे चलकर उन्होंने गोरखपुर से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस बीच उन्होंने पैसे कमाने के लिए एक स्कूटर पर सवार होकर लोकल दुकानों पर नमकीन की भी सप्लाई की। इस दौरान उन्होंने आम दुनिया का अच्छा खासा एक्सपोजर लिया। इन दिनों वो आम लोगों के बीच उठते बैठते थे। उन्होंने छोटे व्यापारी और वर्कर क्लास की मुसीबतों को समझा। उन्होंने ये पता लगाया कि समाज का निम्न वर्ग दिन भर में जो कुछ भी कमाता है, वो दिन के खत्म होने पर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते करते ही सब खर्च हो जाता है। ऐसे में उनके पास कोई सेविंग ही नहीं बचती और यहीं से आया उन्हें आइडिया उन लोगों तक अपना सहारा पहुंचाने का। इसीलिए उन्होंने साल 1978 में सहारा नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। शुरू में ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम करती थी। इसकी एक निवेश स्कीम के अंतर्गत निवेशकों से रोजाना 1 रुपये लिए जाते थे, जिसे महीने के अंत में अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ लौटा दिया जाता था। सहारा का ये इन्वेस्टमेंट मॉडल लोगों को काफ़ी पसंद आया और देखते ही देखते ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो गई। अब हर गली हर नुक्कड़ बस इसी के चर्चे थे। ऐसे में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसमें निवेश करने वाले लोगों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई। महज चंद सालों में ही देश भर के 13 करोड़ लोग इससे जुड़ गए। इस कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय सहारा को अपना परिवार कहा करते थे। उन्होंने कहा कि सहारा का हर एक इन्वेस्टर एक परिवार का हिस्सा है। सहारा की पॉजिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कमाल की थी, फिर चाहे वो अनाथ लड़कियों की शादियां कराना हो या फिर समाज में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना हो। ये कंपनी हर तरह से समाज की बेहतरी में भी अपना योगदान दे रही थी। वैसे शादी से याद आया, भारत के इतिहास में महंगी शादी अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की हुई, जिसमें 700 करोड़ रुपए लगे। और इसके बाद सुब्रत रॉय के बेटे सुशांतो और सीमांतो रॉय की थी। साल 2004 में हुई ये शादी भारतीय इतिहास की सबसे महंगी शादियों में शुमार है। उन दिनों करीब 450 करोड़ रुपए के खर्च पर हुई इस शादी में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन आए थे। अब सवाल ये है कि इतनी लग्जरियस और लेविश लाइफ जीने वाले
सुब्रतो रॉय आखिर जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गए? आखिर कैसे समाज में इतनी पॉजिटिव और रिलायबल इमेज रखने वाला सहारा ग्रुप चोरों और ठगों का अड्डा कहलाने लगा? जी हाँ, ये किस्सा है सहारा परिवार स्कैम का, जिसे पैसों में तोलें तो ये नंबर 24,000 करोड़ का मार्क छूता नजर आता है। इस पहाड़ जैसे साम्राज्य के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब पहली बार सन 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सहारा इंडिया परिवार की बैलेंस शीट पर पड़ी। उस अधिकारी ने कंपनी के खातों में बहुत सी गड़बड़ियां पाई और फौरन अपने सीनियर्स को इस बात की खबर दी। ऐसे में पूरे का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और सहारा दफ्तरों पर ताबड़तोड़ रेड मारनी शुरू की। अपने आप को मुसीबत के बीच घिरता देख सुब्रतो रॉय ने सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में लगे अधिकतर पैसे देश भर के नामी पॉलिटिशियंस और नेताओं के हैं। अपने आप को घेरे में आता देख सरकारी लोगों ने पल्ला झाड़ना भी शुरू कर दिया और इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर कर मामले को रफा दफा किया गया। मगर वो कहते हैं ना, आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। ये मामला अब तक इतना गर्मा गया था कि इससे निजात पाना इतना भी आसान नहीं था। इस कड़ी में सहारा पर अगला वार तब हुआ जब साल 2005 आते आते मार्केट में सैचुरेशन आ गया। अब सहारा की स्कीमों में पैसा लगाने वाले नए इन्वेस्टर्स की संख्या एक जगह आकर रुक सी गई थी, मगर जिनकी पॉलिसीज मैच्योर होती गईं उनको कंपनी को पैसे लौटाना पड़ रहा था। ये कंपनी के लिए एक भयानक स्थिति थी। इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर सहारा परिवार काम कैसे करता है। सहारा एक यूनिक इन्वेस्टिंग मेथड को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत वो अपने बहुत सारे नए निवेशकों से पैसे लेकर अपने पुराने निवेशकों को देते थे। साथ ही उस पैसे को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और तमाम इन्वेस्टिंग डोमेन्स में डालकर प्रॉफिट बनाते थे। ऐसे में कंपनी अपना मुनाफा और निवेशकों तक उनका रिटर्न सुचारू रूप से पहुंचाते थे। कई जानकारों के मुताबिक ये खतरनाक और जोखिम भरा मॉडल था, जिसका फेल होना लगभग तय था। और वही हुआ जब 2004 और 5 आते आते मार्केट में सैचुरेशन आया। सहारा की स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले नए निवेशकों की संख्या घटने लगी और वे लोग जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थी वे अपना पैसा निकालने लगे। अब कंपनी भारी पैसे की कमी से जूझने लगी। आखिर ग्राहकों को पैसा लौटाए तो लौटाए कैसे? इस मुसीबत से निपटने के लिए रॉय ने एक कमाल की तरकीब सोची। दरअसल अब तक भी सहारा इंडिया की एक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, यानी वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालने की सोची। इसके लिए उन्होंने सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपना DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स दायर किया। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी कंपनी का बायोडेटा होता है जिसमें कंपनी से जुड़ी सभी फाइनेंशियल डिटेल्स शामिल होती हैं। अगर इस दस्तावेज में सब कुछ सही निकलता है तो ही सेबी किसी भी कंपनी को अपनी IPO लाने की इजाज़त देती है। जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो उन्हें इनकी 2 सब्सिडियरी कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में ढेर सारी फाइनेंशियल इरिगेशन यानी गड़बड़ियां नजर आईं। इस बीच 2009 और 2010 में सेबी को सहारा के खिलाफ 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें सहारा के पैसे जुटाने के तरीकों को लेकर सवाल उठाए गए थे। सहारा पर यह आरोप लगा कि इसने 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए थे। ये निवेश OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिंग डिवेंचर के तौर पर लिया गया था। जो इस बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तरह से डेब्ट सिक्योरिटी होती है, जिसके तहत इन्वेस्टर पॉलिसी के मैच्योर हो जाने पर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं। अन्यथा वो चाहें तो उतनी ही वैल्यू के स्टॉक लेकर कंपनी में हिस्सेदारी भी ले सकते हैं। अब इस OFCD को जारी करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। लाइक अगर कोई भी कंपनी 50 से कम इन्वेस्टर्स के लिए OFCD जारी करती है तो उसे पहले कस्टडियन से परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं अगर 50 से ज़्यादा OFCD जारी करने हैं तो सेबी से परमिशन लेनी होती है। मगर सहारा ग्रुप ने तो बहुत सारे OFCD जारी किए थे, वो भी सेबी की परमिशन के बगैर। ऐसे में
सेबी की ओर से ऑर्डर आया कि फौरन सहारा ग्रुप 15% ब्याज के साथ अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस करे। सेबी के इस ऑर्डर के खिलाफ सहारा ग्रुप इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, मगर वहां से भी उन्हें मायूसी ही हासिल हुई। कोर्ट ने भी सेबी को ही सही ठहराया और सहारा को पैसे लौटाने को कहा। ऐसे में सहारा ने भी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनसे इस पैसे के सोर्स के बारे में पूछा गया, मगर सहारा के पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब सहारा को 3 महीने के अंदर सूद समेत निवेशकों का पैसा लौटाना था। साथ ही उन्हें इन सभी निवेशकों की जानकारी सेबी के साथ साझा भी करनी थी, जो कि आगे चलकर उन्होंने की भी। पूरे 127 ट्रक फाइल लाद कर सहारा सेबी के दफ्तर पहुंची, मगर जांच के बाद ये पता चला कि डॉक्यूमेंट भी अधूरे थे। इसमें कई बड़े निवेशकों के नाम तो शामिल ही नहीं थे। ऐसे में ये मामला जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का बन गया और सहारा के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज हो गया। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2014 में सहारा परिवार के संस्थापक और कर्ता धर्ता सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा जल्द ही वो पेरोल पर छूटकर वापस भी आ गए और आज तक भी बाहर ही हैं। जहां तक बात उन पैसों की है जिसे सहारा को अपने निवेशकों को लौटाना था, तो वे आज तक भी ड्यू है। 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त चुकाने के बाद सहारा ने पैसों की कोई भी खेप सेबी को नहीं दी, जिस कारण आज तक भी निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। सहारा का कहना है कि वो सारा 24,000 करोड़ रुपए सेबी को चुका चुके हैं, मगर सेबी के अनुसार उनके पास इस पैसे का कोई पुख्ता रिकॉर्ड ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है और कुछ यूं ये मामला सालों से लटका पड़ा है। आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या ये मामला सुलट पाएगा और करीब 1.5 दशकों से फंसा इन्वेस्टर्स का पैसा क्लियर हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल आई ओपनर पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं 10 साल की उम्र का था तो मेरी मम्मी भी इसमें पैसे इन्वेस्ट करती थी और मेरी मम्मी ने 15,000, मैं पूछता था मम्मी से कि मम्मी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे कोई महीने में पैसे देने होते हैं, या तो आप एक एक दिन करके दे दो या फिर आप धीरे धीरे करके महीने के पैसे दे दो। तो मेरी मम्मी महीने में कुछ पैसे देती थी और जो हमने 3 साल तक दिया था मेरी मम्मी ने, जो कि 15,000 रुपये हो गए थे, मतलब जो उन्होंने पे किया था, हमने इतनी सारी हमारे पास वो थी उसकी रिसिप्ट, लेकिन मेरी मम्मी को आज तक भी पैसे नहीं मिल पाए। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।